किशनपुर गांव में हरीश नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और अपने 2 बच्चों पुत्री प्रिया और पुत्र महेश के साथ रहता था। हरीश एक गरीब किसान था, बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रहा था। एक दिन उसकी पत्नी सुमित्रा बोली, पता नहीं जी, हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। अरे तुम ज्यादा चिंता मत करो, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आखिर कब तक आप दूसरों के खेतों में गुलामी करते रहेंगे? सुमित्रा, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। अरे, जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पर खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है सुमित्रा कि जमींदार ठाकुर साहब ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे छुड़ा सकूं। तो जाकर आप उनसे बात क्यों नहीं करते? उनसे कहिए कि वो आपकी जमीन वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसके पैसे लौटा देंगे। हरीश को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वह सीधा ठाकुर साहब के घर चला गया। अरे हरीश, तुम यहाँ और पैसे उधार लेने आए हो क्या भाई? मुझे पहले मेरे पिछले सारे पैसे वापस करो तुम, वरना मैं तुम्हारा घर भी जब्त कर लूंगा, समझे? अरे ठाकुर साहब, इस गरीब पर रहम कीजिए। आप हमसे हमारा घर भी छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? देखो, मैं इसी तरह सबको पैसे बांटता रहूं तो एक दिन मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ जाएगा। अगर तुमने 6 महीने के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो अपने खेत के साथ अपना घर भी भूल जाना तुम। ऐसा मत बोलिए ठाकुर साहब, आप मुझे मेरा खेत वापस कर दीजिए, मैं उसमें खेती करके आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। वाह भाई वाह, तुम्हें मैं क्या मूर्ख दिखता हूँ? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस नहीं लौटा सकता। इसलिए अच्छा होगा कि तुम पहले मेरे पुराने पैसे वापस करो। ठाकुर के द्वारा अपमानित होने के बाद हरीश उदास मन से घर की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे गांव का सरपंच मिला। अरे हरीश, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम करने भी नहीं आए। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब आपको क्या बताऊं सरपंच जी, जमींदार ठाकुर से अपनी जमीन वापस मांगने गया था मैं, पर उसने तो मुझे उल्टा मेरे घर पर कब्जा करने की धमकी दे डाली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं सरपंच जी, मैं उसे यही बताने गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर देता है तो मैं उस पर खेती करके फसल बिकने के बाद उसके सारे पैसे चुका दूंगा। देखो हरीश, तुम जानते हो कि जब तक तुम जमींदार को उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं सरपंच जी, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगा। देखो हरीश, चिंता मत करो, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है? हरीश वहां से सीधा अपने घर चला गया। घर जाते ही उसकी पत्नी उससे बोली, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो? ठाकुर ने खेत देने से मना कर दिया क्या? हाँ सुमित्रा, और उसने 6 महीने का वक्त दिया है। अगर 6 महीने में हमने पैसे नहीं दिए तो फिर वो हमारा घर भी हमसे छीन लेगा। जमींदार इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है? इन बड़े लोगों की गुलामी करने से तो बेहतर है कि आप जंगल से लकड़ी लाकर उसे बाजार में बेच आओ। इतना बोलकर सुमित्रा ने एक बड़ी कुल्हाड़ी हरीश को पकड़ा दी। हरीश कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। अरे इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां काट रहे हो? क्या पूरा पेड़ उखाड़ने का इरादा है? आवाज सुनकर हरीश पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे इधर उधर कहाँ देख रहे हो?
जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं यहाँ हूँ। हरीश ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर चिड़िया नजर आई। हरीश हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, अरे तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो। भला ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं तो इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की कोई जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं आते जाते। अच्छा, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई और मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम यहाँ अकेली रह गई? चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अच्छा, हाँ, और वो कैसे? अरे मुझे पहले अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर चिड़िया उड़ते हुए हरीश के कंधे पर बैठ गई। हरीश चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर हरीश का पुत्र महेश बोला, अरे पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर चिड़िया है। ये आपको कहाँ से मिली? ये चिड़िया सिर्फ सुंदर ही नहीं है महेश, बल्कि जादुई भी है। पता है महेश, ये बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? भला चिड़िया इंसानों की आवाज में कैसे बोल सकती है? तभी वह चिड़िया बोली, अरे क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। प्रिया और सुमित्रा बुरी तरह से हैरत में पड़ गई और उसे गौर से देखने लगी। मुझे इतनी गौर से मत देखो, क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पे उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तब से सबके चेहरे पे उदासी देख रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं जादुई चिड़िया, जो लोग गरीब होते हैं और उनके पास धन नहीं होता, वे लोग उदास ही रहते हैं। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। जादुई चिड़िया की बात सुनकर हरीश बुरी तरह से चौंक पड़ा। हाँ, सच में क्या तुम हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ बहुत सारा धन गड़ा है। तो फिर देर किस बात की है जादुई चिड़िया? मुझे जल्दी से बताओ। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना नीम का पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का प्राचीन खजाना गड़ा हुआ है। तुम रात के समय वहाँ जाकर उसे खोद कर निकाल लेना। हरीश उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोदकर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर सुमित्रा की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए सुमित्रा। तभी वो जादुई चिड़िया हरीश से बोली, अब तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। कुछ ही दिनों में हरीश बहुत अमीर हो गया और जमींदार ठाकुर के पास जाकर बोला, ठाकुर साहब, ये लीजिए अपने पैसे और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे हरीश, तुम खड़े क्यों हो भाई? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ। ठाकुर की बात सुनकर हरीश प्रसन्न होते हुए बोला, अरे ठाकुर साहब, आप मुझे अपने बराबर में बिठाएंगे? देखो हरीश, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बिठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो चुके हो, है
मैंने तुम्हारा घर देखा, वो तो मेरे घर से भी अधिक सुंदर बन चुका है भाई। क्या बात है हरीश, वैसे इतनी जल्दी इतना धन कहाँ से कमा लिए? कहीं डाका डाले हो क्या? अरे ठाकुर साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? बस यूं समझिए कि ये सब ऊपर वाले की कृपा है। चलो अब जो भी हो, तुम तो गांव के एक अमीर सेठ बन गए हो, हाँ? इतना बोलकर ठाकुर ने उसे जमीन के कागजात लौटा दिए और उससे बोला, अच्छा, जब आदमी धनवान बन जाता है तब उसके अंदर राज करने की भी इच्छा होती है। एक दिन ये इच्छा तुम्हें भी होगी हरीश, इसलिए तुम अभी से इसके बारे में विचार करना शुरू कर दो। हरीश खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज लेकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, सुमित्रा, ठाकुर साहब ने मुझे अपने बगल में बिठाया और पता है, उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनवाई। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जब आदमी के पास धन आ जाता है ना, तो उसे शासन करने की इच्छा भी होती है। उनकी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। इसका मतलब हमारा कद गांव में काफी बढ़ चुका है। उनका कहने का मतलब ये था बुद्धू कि हमें अब गांव में और भी जमीनें खरीदनी चाहिए। लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा? हमारी ये जादुई चिड़िया किस काम आएगी? क्या तुम हमें और धन नहीं दे सकती? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? याद कीजिए, कुछ समय पहले हमारे पास पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ हाँ, हमें पता है। हम तो बस इतना धन और चाह रहे हैं कि हम गांव की और जमीन खरीदकर उसमें खेती कर सकें। तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी ये बात भी मानूंगी। इस गांव के मुखिया के खेत के आगे जो जंगल है, वहाँ पे एक वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोने और चांदी का बक्सा रखा है, तुम उसे निकाल लो। हरीश उसी समय उस वृक्ष के पास गया और वो बक्सा निकालकर घर ले आया। इतना सारा सोना देखकर सुमित्रा की आंखें चमकने लगी। ये तो बहुत सारा सोना और चांदी है, इसे बेचकर हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। हाँ सुमित्रा, और हम ऐसा ही करेंगे। हरीश अगले दिन सारे सोने को शहर में बेच देता है और उस धन से जबरन गांव वालों की जमीन खरीदने लगता है। एक दिन हरीश सरपंच के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ। अच्छा हरीश, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है भाई, मैं इसे नहीं बेच सकता। अरे सरपंच जी, मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ, लेकिन हरीश भाई, मैं तब भी नहीं बेचूंगा। सरपंच की बात सुनकर हरीश को अब क्रोध आने लगा। तभी वहाँ पर ठाकुर आ गया और हरीश की ओर देखकर बोला, हरीश, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। देखो हरीश, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी बहादुर को देख रहे हो? तुम्हें भी अब ऐसे ही लंबे चौड़े जवानों की फौज इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे काम आएगी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया ठाकुर साहब। हरीश सरपंच की ओर देखकर बोला, सरपंच, कल अपनी जमीन के कागज तैयार रखना। अगर तुमने सीधी तरह से मुझे अपनी जमीन नहीं दी तो फिर मत भूलो कि ठाकुर अब मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारी जमीन छीन भी सकता हूँ। इतना कहकर हरीश वहाँ से चला गया और सरपंच भी मुंह लटकाकर चला गया। ठाकुर का साथी बहादुर ठाकुर की ओर देखकर बोला, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ठाकुर साहब, आखिर आप हरीश की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए कि कल का ये भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। अरे तुम्हें क्या लगता है बहादुर, क्या मेरे कलेजे पर सांप नहीं लौटते? हाँ तो फिर इसका कोई उपाय कीजिए ना। उपाय कर दिया है बहादुर,
पहला कदम मैंने उसे अपनी बराबरी में बिठाकर उठा दिया था और दूसरा कदम मैंने अब उठा दिया है। तुमने शायद देखा नहीं, गांव वालों के दिलों में हरीश के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। अरे लेकिन आखिर उसके पास इतना सारा धन आया कहां से? देखो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये दोबारा भिखारी बन जाए। हाँ, रहा सवाल धन का, तो मैं खानदानी अमीर हूं, मुझे धन की इतनी कोई लालसा नहीं है। धन की लालसा हरीश जैसे गरीब भिखारियों को होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार धन देखा होता है। इधर हरीश क्रोधित होकर अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। सरपंच की हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? और आपको ठाकुर के साथियों की मदद लेने की भी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास जादुई चिड़िया है। हाँ, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। छत पर प्रिया और महेश के साथ खेल रही है। सुमित्रा, चलो ना, उस जादुई चिड़िया के पास जाकर अब उससे कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे सारे गांव के लोग सिर्फ हमारी ही बात माने। चलो। हरीश अपनी पत्नी के साथ छत पर आ गया। वो जादुई चिड़िया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जादुई चिड़िया उन दोनों की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ अब तुम मुझसे धन नहीं बल्कि कुछ और मांगना चाह रहे हो। अरे वाह, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम चाहते हो कि सरपंच और पूरे गांव वाले खुशी खुशी अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दें। जादुई चिड़िया की बात सुनकर महेश क्रोधित होते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोला, पिताजी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बुरे वक्त में सरपंच चाचा ने हम सबकी कितनी मदद की थी। बीच में मत बोलो बेटा। तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात न माने, समझे? तो फिर इस तरह से तो ठाकुर ने कुछ समय पहले जो आपकी जमीन पर कब्जा किया था वो भी सही था। हाँ, वो सही था। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम ठाकुर को समझ गए हैं। और मत भूलो प्रिया, अब ठाकुर तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। नहीं, ठाकुर आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। उसने आपके दिमाग में लालच का बीज कब बो दिया आपको पता भी नहीं चला पिताजी। सच तो ये है कि आप दोनों दौलत को देखकर लालच में अंधे हो चुके हैं। शायद इसीलिए आप दोनों को भगवान ने गरीब बनाया था। महेश ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ छत की ओर मंडराने लगा। जादुई चिड़िया दोनों बच्चों की ओर देखकर बोली, मेरे साथी मुझे लेने के लिए आ चुके हैं। अब मैं एक आखिरी इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की ही इच्छाओं को पूरा किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ अब तुम कोई इच्छा करो जिसे मैं पूरा करूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हम सब फिर से गरीब हो जाएं। हमारे पास बस इतना धन और जमीन हो जिस पर मेहनत से खेती करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ठाकुर जैसे अत्याचारी और बहकाने वाले व्यक्ति गरीब हो जाएं, ताकि वो फिर से किसी दूसरे के दिल में लालच पैदा ना कर सकें। मुझे तुम पर गर्व है बच्चों, ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई चिड़िया अपने झुंड के साथ वहाँ से उड़ती हुई चली गई। चिड़िया के वहाँ से उड़ते ही हरीश फिर से गरीब हो गया और इधर ठाकुर को भी कारोबार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा।